नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 10। मैं हूं अनुराग दीक्षित। दमदार 10 में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेसलर सागर धनखड़ की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर सागर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। 4 और 5 मई की रात का ये वीडियो अब सामने आ चुका है। सागर की मौत के मामले में पहलवान सुशील गिरफ्तार हो चुका है और इस वक्त की ये देखिए, ये हम आपको वो वायरल वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें पिटाई करते हुए पहलवान सुशील साफ साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में पहलवान सुशील पिटाई करते हुए साफ नजर आ रहा है। ये 4 और 5 मई की रात का वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है पहलवान सुशील को। यही वो वीडियो है जो बार बार सबूत के तौर पर सामने रखा जा रहा है। दरअसल में इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड करवाया गया, इसको लेकर भी अलग अलग तरीके की थ्योरीज सामने आ रही है, लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि पहलवान सुशील पिटाई कर रहा है सागर की, और इसी के चलते सागर यहां पर जो मुश्किलें हैं वो पहलवान सुशील की बढ़ चुकी हैं। 4 और 5 मई की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब सामने आया है। सागर की मौत के मामले में ही पहलवान सुशील को गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी तय हैं सुशील की। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड क्यों किया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अलग अलग तरीके की थ्योरीज सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दरअसल में अपनी दहशत को पहलवान सुशील बढ़ाना चाहता था, वो लोगों में ये मैसेज देना चाहता था कि लोग उससे डर कर रहे हैं, इसी के चलते इस वीडियो को रिकॉर्ड यहां पर करवाया गया था। इस तरीके की कई थ्योरीज सामने आ रही है। लेकिन पहलवान सागर हत्याकांड में आरोपी सुशील जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसी पहलवान सागर की पिटाई का ये वीडियो है 4 और 5 मई का जो अब सामने आया है। और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहलवान सुशील किस तरीके से पिटाई कर रहा है। यहां पर सिर्फ सुशील अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ गुंडों का पूरा एक गैंग है, उसके साथ तमाम लोग हैं जो पिटाई कर रहे हैं। देखिए पीछे भी आपको एक शख्स यहां पर नजर आ रहा है जो एक और लड़के की पिटाई कर रहा है। ये सफेद कपड़े पहने हुए एक शख्स आपको दिख रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं जिस शख्स का हाथ पकड़ रखा है वो पहलवान सुशील है जो यहां पर पिटाई कर रहा है। और नीचे सागर रेसलर सागर धनखड़ को यहां पर बताया जा रहा है। ये पिटाई करते हुए का वीडियो है जो सामने आया है पहलवान सुशील का। पहलवान सुशील अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत लंबे वक्त तक पहलवान सुशील ने पुलिस से बचने की पूरी कोशिश की, इधर से उधर उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो सामने आया है 4 से 5 मई का ये वीडियो है। रेसलर सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा ये वीडियो है। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर का ये वीडियो है जहां पर सागर की पिटाई की जा रही है और सागर की पिटाई करते हुए इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है पहलवान सुशील जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। 4 से 5 मई का ये वीडियो, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं पहलवान सुशील के साथ कुछ और उसके साथी भी यहां पर नजर आ रहे हैं जो सिर्फ रेसलर सागर धनखड़ की नहीं बल्कि उसके कुछ और साथियों की भी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं गोल घेरे के अंदर, ये पहलवान सुशील है। नीचे पड़े हुए शख्स को रेसलर सागर बताया जा रहा है जिसकी पिटाई करते हुए यहां पर सुशील साफ साफ दिखाई दे रहा है। सागर धनखड़ की मौत हुई है, उसके बाद ही सुशील को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पहलवान सागर हत्याकांड में आरोपी है सुशील जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये तस्वीर अब सामने आ चुकी है। इस तस्वीर को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके का मंजर उस वक्त रहा होगा छत्रसाल स्टेडियम के बाहर। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां पर एक पहलवान जो पदक जीतता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करता है, वो अपराधी की शक्ल में सामने आता है, एक शख्स की जान ले लेता है। इस वीडियो के जरिए साफ देख सकते हैं किस तरीके का मंजर रहा होगा उस वक्त। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, इस शख्स में सिर्फ सुशील नहीं बल्कि उसका पूरा गैंग नजर आ रहा है पीटते हुए। वॉइस क्लियर नहीं है। अवनीश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर आपसे यही सवाल पूछूंगा। इस वक्त न्यूज नेशन अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहा है जो बता रही है कि 4 से 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम के बाहर किस तरीके का मंजर रहा होगा जब यहां एक शख्स की जान ले ली जाती है पीटते पीटते। और इस वीडियो में साफ साफ सुशील और उसके तमाम गुर्गे भी नजर आ रहे हैं। जी अनुराग, बिल्कुल आप वीडियो ने सारी तस्वीर साफ कर दी है। आप देखेंगे किस तरीके से सागर धनखड़ को जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है वो सुशील कुमारी है जो डंडे से लगातार हमला कर रहा है। जो शख्स जमीन पर पड़ा तड़प रहा है वो सागर धनखड़ है और उससे थोड़ी दूरी पर उसके साथी सोनू महाल की पिटाई हो रही है। और मौके पर आपको दिखाई देंगे करीब 10 से 12 लोग वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं
और आप इसमें जब देखेंगे तो एक शख्स के हाथ में पिस्टल भी है, यानी बदमाश उनकी गाड़ियां और किस तरीके से दो लोगों पर जानलेवा हमला किया गया, उनको जानवरों की तरह पीटा गया। 4 मई की वारदात है, छत्रसाल स्टेडियम में रात 1 बजे के आसपास होती है। उससे पहले सुशील और उसके साथी इनको किडनैप करके लाते हैं मॉडल टाउन के फ्लैट से, और फिर वीडियो में नजर आ रहा है कि इनकी किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें सागर धनकर की मौत हो जाती है, सोनू महाल और उसके साथी घायल होते हैं। और जैसा पुलिस ने बताया था, वारदात के बाद वहां पर जो 5 गाड़ियां मिली थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो थी, एक होंडा सिटी थी सुशील की, और उसमें एक लोडेड गन मिली थी। ये वीडियो उस पूरे सीक्वेंस को क्लियर करता है कि कैसे नीरज भवानिया और काला सौदा गैंग के साथ सुशील ने इनको किडनैप किया, सागर धनकर और सोनू महाल वगैरह को, और उसके बाद उन्हें स्टेडियम में ले जाकर उनकी डंडों से, बेसबॉल से पिटाई की। और वीडियो में सुशील कुमार नजर आ रहे हैं। ये वही वीडियो जो पुलिस ने FSL जांच के लिए भेजा था, जिसकी तस्दीक भी करवा ली गई कि इस वीडियो से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं है। वीडियो प्रमाणित, इसकी ऑथेंटिसिटी सामने आई। ये भी कहा जा रहा था कि इस वीडियो को खुद सुशील कुमार ने ही रिकॉर्ड करवाया था। दरअसल में वो अपनी दहशत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। जी अनुराग, ऐसा आरोप है कि ये वीडियो सुशील कुमार ने ही शूट करवाया था, क्योंकि ये सागर धनकर के बारे में बताया जा रहा था कि वो लगातार सुशील के लिए इस तरह की बातें बोल रहा था, जिससे सुशील की ईगो हिट हो रही थी। और वो इस वीडियो के जरिए अपने जो वहां के बाउंसर पहलवान थे उनके पीछे बताना चाहता था कि जो उससे उलझेगा उसका नतीजा क्या होगा, उसे किस तरह के अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और ये वीडियो बनवाने का मकसद यही था ताकि वह अपनी धाक जमा सके, अपनी बदमाशी दिखा सके एक उन लोगों के बीच में जो एक तरह से सुशील कुमार कंपनी चलाते आ रहे थे, बदमाश कंपनी, उसके बीच में अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका क्या हश्र होता है। वो इस वीडियो को बनवाने का मकसद यही था ताकि जो बाकी लोग हैं उनको मैसेज दिया जा सके। बिल्कुल अवनीश, मैं आपके पास आऊंगा और वो तमाम गैंग कौन है जिनका जिक्र आपने किया यहाँ पर, वो भी समझेंगे। हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं, आप एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के। वेद भूषण जी, तो तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन अपने दर्शकों को दिखा रहा है। 4 मई की रात पहलवान सुशील सागर धनखड़ की पिटाई कर रहा है, सागर धनखड़ की जान चली जाती है। इस वीडियो के बाद क्या कुछ बचता है अब पहलवान सुशील को बचाने से? देखिए, काला जेठी जो जिसके साथ में पहले सुशील पहलवान के संबंध थे, उनकी दोस्ती थी और उनके गैंग के साथ ये सपोर्ट करते थे, और तमाम कब्जे और जितनी एक्सटॉर्शन की वारदातें मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और जो हरियाणा के एरियाज में होती थी, उसमें सुशील पहलवान की पत्ती बताई जाती थी। परंतु काला जेठिया, चूंकि अब उसके बारे में बताया जाता है कि या तो वो दुबई से या वेदभूषण जी बहुत अहम जानकारी आपने दी है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। आपने कहा पत्ती बताई जाती थी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुशील इन तमाम अपराधों में शामिल था? बिल्कुल शामिल था। उसके बाद में जब काला जेठिया से इसका मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो बवानिया गैंग के साथ इसने हाथ मिला लिया। अब आमना सामना हो गया, दोनों ग्रुप्स का आमना सामना हो गया। बवानिया के साथ में सुशील पहलवान की हिस्सेदारी हो गई, पत्ती हो गई। और चूंकि सागर जिसका अभी मर्डर हुआ, धनकर जिसका आप वीडियो टीवी पर दिखा रहे हैं, इसके साथ में इसकी एक रंजिश थी। क्योंकि ठीक है वेदभूषण जी माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ नरेंद्र धनखड़ जी जुड़ चुके हैं, रेसलर सागर धनखड़ जिसकी जान जा चुकी है, उसके चाचा हैं। नरेंद्र जी, वीडियो इस वक्त न्यूज नेशन दिखा रहा है और इस वीडियो में साफ साफ पहलवान सुशील दिख रहा है सागर धनखड़ की पिटाई करते हुए। हाँ जी दिख रहा है जी, अभी मैं भी देख रहा हूं जी। जी, आपको लगता है कि ये वीडियो काफी है सुशील के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिहाज से, जिस इंसाफ की उम्मीद आप कर रहे हैं? जी, हम तो इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हर एक चीज को अपने एविडेंस के हिसाब से चेक कर रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने पहले चेक कर लिया था कि ये इसमें इन्वॉल्व है। नरेंद्र जी, हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, आप दिल्ली पुलिस में एसीपी रह चुके हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उस पूरे इलाके में जितने भी अपराध होते थे उसमें हिस्सेदारी पहलवान सुशील की रहती थी। क्या आपके संज्ञान में भी इस तरीके की चीजें रही हैं? जी, हमारे संज्ञान में तो ये आया था जी कि एक अच्छा कोच है, अच्छा खिलाड़ी है। हमें तो पता लग गया कि हमारा बच्चा जाने के बाद कि वो एक क्रिमिनल आदमी था। नरेंद्र जी, क्या इस तस्वीर में जो दिख रहा है शख्स नीचे वो सागर धनखड़ है जो बताया जा रहा है, क्या सागर यहाँ पर इस वक्त अकेले थे या उनके साथ कुछ और भी लोग थे, उनके दोस्त थे?
6 दोस्त थे जिनके साथ, उसके 5 दोस्त और थे। 5 दोस्तों की पिटाई हुई है और वो सब गवाह भी हैं। 5 दोस्त उसके गवाह भी हैं जी मौके के। नरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मामले को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। अवनीश, एक शख्स हमें और पीछे पिटता हुआ नजर आ रहा है, जमीन पर लेटा हुआ है, और एक सफेद कपड़े में शख्स है जो उसकी पिटाई कर रहा है। वो शख्स कौन है? जी अनुराग, जो इसमें जो दूसरे शख्स हैं, इसके साथ में कुल 12 के करीब आरोपी थे सुशील के साथ में, जिसमें अजय बकरवाला जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में भी है। तो अजय बकरवाला और कई लोग थे। अभी आइडेंटिफिकेशन ये होनी बाकी है कि इस वीडियो में जो नजर आ रहे लोग हैं उनमें से कितने किसकी क्या पहचान है। पुलिस ने फिलहाल 9 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं सुशील समेत। बाकी लोगों की अभी पहचान होनी बाकी है। इसी सिलसिले में रिमांड भी इनका लिया जा रहा है। और बाकी लोग भी बताए जा रहे हैं नीरज भवानिया गैंग के हैं, सीधे सीधे क्रिमिनल हैं, सबकी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और ये बिल्कुल अवनीश, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और वेदभूषण जी जो दिल्ली पुलिस के एसीपी रहे, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि उस इलाके के तमाम आरोपों का हिस्सेदार पहलवान सुशील राय। हमारे साथ नरेंद्र धनखड़ जी जुड़े हुए हैं, रेसलर सागर धनखड़ के चाचा हैं। वो रेसलर सागर धनखड़ जिनकी हत्या हुई है और आरोप सीधे सीधे पहलवान सुशील पर है। धनखड़ जी, किस तरीके की जानकारी आपके संज्ञान में आ रही है? क्या ऐसे हालात रहे, क्या ऐसी वजह रही जिसके चलते सागर धनखड़ की जान ले ली पहलवान सुशील ने? ईगो का प्रॉब्लम था जिसको, इसको ईगो ज्यादा थी इसमें कि मेरे से ऊपर कोई जाना नहीं चाहिए। हमारा जो था सागर धनखड़, वो इससे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था कि वो मेडल लड़ने की कोशिश कर रहा था। ये इसको ईगो प्रॉब्लम था। कभी सागर धनखड़ किसी भी बात पे इसको टोक दिया करता था कि भाई बलवान जी आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, आप गलत डेस्टर से मिल रहे हो, आप गलत ये बात कर रहे हो। इसलिए ईगो का प्रॉब्लम था इसको। ईगो के प्रॉब्लम के मारे हमारे बच्चे की जान गई। नरेंद्र जी, क्या पहले भी पहलवान सुशील ने कभी धमकाया था, किसी तरीके की धमकी दी थी सागर को? कुछ आपके संज्ञान में चीजें आई हो? सागर को धमकी दी थी जी। एक फ्लैट था जो इसका था, इसी ने किराए पे दिया था। किराए पे क्या, फ्री में दिया था जी। उस फ्लैट पे इसने फिर खाली करवाया सागर से। उसने 30 मार्च को खाली भी कर दिया था। उस टाइम पे भी इसने ईगो प्रॉब्लम की थी कि सागर तू मेरा फ्लैट खाली कर। और पहले इसने अपने आप दिया था, किराए पे नहीं दिया था, वैसे बोल दिया था कि भी आप सागर इसमें रहो, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। सागर जाने की बात कर रहा था कहीं और दूसरे कोच के पास, इसने सागर को दिया था। तो सागर ने इनकी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हुई थी उस फ्लैट पे हुई थी। सागर ने कहा 15 दिन में खाली कर दूंगा। इन्हें कहा था कि आज खाली कर। ये कितने वक्त पहले की बात है नरेंद्र जी? ये 1.5 महीने पहले की बात है जी। तो आप कह रहे हैं कि जो ईगो पहलवान सुशील में आई सागर धनखड़ को लेकर, वो 1.5 महीने के दरमियान ही आनी शुरू हुई है? उससे पहले सब कुछ ठीक था? 1.5 महीने के बाद शुरू हुई जी ये लड़ाई जो हुई है, 1.5 महीने के बाद हुई है जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल में 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सागर धनखड़ की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जान जा चुकी है, उनकी हत्या हुई है और आरोप है पहलवान सुशील पर। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये 4 मई की है, देर रात तकरीबन 1 बजे की है, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर की है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो शख्स आपको पीटता हुआ नजर आ रहा है, ये पहलवान सुशील है, जिस पर आरोप है रेसलर सागर धनखड़ की हत्या का। पहलवान सुशील अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। सागर धनखड़ के चाचा नरेंद्र धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद प्रकाश जी हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी हैं जो लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। नरेंद्र धनखड़ जी, कहा यह भी जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि देखिए जो फ्लैट था उसके किराए को लेकर झगड़ा हुआ, किराया नहीं दे रहा था सागर धनखड़ और वो झगड़ा हत्या में तब्दील हो गया। किराए को झगड़ा ही था जी। किराया तो इसने लिया ही नहीं कभी भी। इसने तो सिर्फ सागर धनखड़ को वहां बिठाया था कि भाई मैं है ना, आप कहीं पे मत जाइए, दूसरे कोच के पास मत जाना, मैं आपको यहीं पे सारी सहूलियत दे देता हूँ। इसने एसी वेसी लगा के उस रूम का सागर धनखड़ को एक बोनली वो किया था कि भाई आप कहीं मत जाना, आप जो थेरेपी सागर के कमरे में पेन था वो थेरेपी करा रहा था, आप यहीं पे थेरेपी करा लो, यहीं पे रह जाओ।
नरेंद्र जी, ऐसी क्या बात रही जिसके चलते ईगो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक शख्स की जान ले ली पहलवान करने सुशील? के फ्लैट खाली, वो कह रहा था कि फ्लैट आज खाली कर दे। जी। सागर ने कहा कि जी मैं अभी अपना सामान यहाँ शिफ्ट किया है, मैं एकदम से कैसे खाली कर दूं। उस बात पे इनकी तुलना हुई थी। वो कि सागर ने कहा जी मैं 10 दिन तो मेरे को दे दो कोच साहब, 10 दिन के बाद मैं खाली कर दूंगा। वो इस बात पे इनकी तुतुम हुई थी और उसको भी 1.5 महीना हो गया था तुतुम हुई तो भी। क्या परिवार वालों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कुछ सलाह दी गई सागर धनखड़ को दूरी बनाने के लिए पहलवान सुशील से? हाँ उस जी, पूरी घटना के बाद दूरी बना ली, उसने दूरी भी बना ली थी। कभी उनका फोन भी नहीं उठा रहा था वो सुशील का, अपना नंबर भी चेंज कर दिया था सागर ने। नरेंद्र जी, नंबर चेंज कर दिया था, पहलवान सुशील से दूरी बना ली थी सागर धनखड़ ने, बात नहीं कर रहा था, कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। फिर छत्रसाल स्टेडियम के बाहर कैसे दोनों की मुलाकात होती है और कैसे सुशील हमला करता है? वो तो जी इसके दोस्त को उठाते हैं शालीमार बाग से पहले जी। सागर के दोस्त को शालीमार बाग से उठाते हैं, वहां से सागर का पता करते हैं, वहां फिर सागर को मालू टाउन, उसके दोस्त को उठा के मालू टाउन में लेके जाते हैं जहाँ पे सागर रुक रहा था। जी। जब उनका पता लगता है, नहीं तो सागर 2 घंटे तलाश किया है, 2 घंटे बाद इनका वो मिला है पता सागर का। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। 2 घंटे के बाद नरेंद्र जी, ये जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। क्या इनमें से आप कुछ लोगों को पहचान सकते हैं? गोल घेरे में जो इस वक्त शख्स है वो पहलवान सुशील है। पहलवान सुशील के अलावा जो शख्स नजर आ रहे हैं, क्या उनमें से आप किसी को जानते हैं? नहीं, हम तो और किसी को जानते नहीं जी, सुशील को जानते हैं। इनमें से सभी में से सुशील हमें नजर आ रहा है। सुशील साफ नजर आ रहा है कि सुशील है ये, जिसकी हाफ पैंट चढ़ी हुई है, व्हाइट ड्रेस में है, व्हाइट टी शर्ट में। जिन बाकी गैंगों का जिक्र यहां पर दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण जी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अवनीश कर रहे हैं, क्या उन गैंग्स के किसी शातिर अपराधी को आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं जिसको पहले आपने कभी देखा हो? नरेंद्र जी, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि पहलवान सुशील सिर्फ आप इन तस्वीरों में जानते हैं कि पहलवान सुशील है, बाकी किसी और को आप नहीं जानते हैं। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा नरेंद्र धनखड़ जी, आप जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे चल रही है, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इंसाफ होगा? जी जी जी, दिल्ली पुलिस पे हमें विश्वास है जी, दिल्ली पुलिस पे पूरा विश्वास है जी। नरेंद्र धनखड़ जी, कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल में सुशील खुद एक गैंगस्टर बनना चाहता था, अपना पूरा एक गैंग चलाना चाहता था, और ये जो हत्या हुई है रेसलर सागर धनखड़ की, ये उसी मामले से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जी, हमें तो पता नहीं कि वो बनना चाहता था या नहीं बनना चाहता था, पर हाँ इतना जरूर है कि जी ये हमारे बच्चे के साथ इसने गलत किया है, वो सामने आपके दिख रहा है। बिल्कुल, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहें। वेदभूषण जी, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, ये लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल में सुशील खुद अपना एक गैंग खड़ा करना चाहता था और उसी के मद्देनजर एक दहशत कायम करने के लिए यहां रेसलर सागर धनखड़ की हत्या की जाती है। क्या आपके पास भी इस तरीके के कुछ इनपुट्स आते रहे? बिल्कुल, ये देखिए, जब ये काला जेठिया के साथ था तो काला जेठिया चूंकि दुबई से और मलेशिया से ऑपरेट करता है और 7 लाख रुपए का इनाम तो केवल हरियाणा से है, और दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर मकोका लगा रखी है। अब चूंकि एब्सकॉन्ड है, दूसरे कंट्रीज में रह रहा है या इंडिया में कहीं पर छिप कर रह रहा है, तो ये भी चाहता था कि मैं भी दाऊद की तरह बहुत बड़ा एक गैंगस्टर बनूं और लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। और ये जो आप वीडियो टीवी पर चला रहे हैं, नरेंद्र धनखड़ जी को मैं बताना चाहता हूं, ये इनके लिए एक कन्विक्शन का एक अकाट्य सबूत है। और सुशील कुमार पहलवान
बेल तो छोड़ो, ये सजा का केस है, बिल्कुल सजा होगी, क्योंकि इस एविडेंस को नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट कचहरी तमाम सुप्रीम कोर्ट तक इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये सजा के अंदर केस जाएगा। जहां तक फ्लैट का संबंध है, ये एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत फ्लैट था। जो पहले कार्ला जेठिया के साथ जो झगड़ा हुआ था, रोहिणी में एक फ्लैट था जो करोड़ों रुपए का फ्लैट था। कार्ला जेठिया का कहना यह था कि आप इस फ्लैट को छोड़ दो, सुशील कुमार पहलवान छोड़ दे। इसी वजह से उस फ्लैट को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। फिर सुशील कुमार बवानिया गैंग के साथ में आकर मिल गए और दोनों गैंग्स की आमने सामने की रंजिश हो गई। ये क्रम इस तरह से है। जी, आप कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं सुशील के साथ, ये उसका हिस्सा है? बिल्कुल, वो फ्लैट्स को खाली कराना, कब्जा करना, फर्जी कागज बनाने, जो पहलवानी ताकत के रेसलर के दम पर, गोली के दम पर, बंदूक के दम पर इनको इकट्ठा करना। क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो क्रिमिनल्स के गैंग्स हैं, वो उनको हमेशा कोशिश रही है कि वो दिल्ली के अंदर अपनी पकड़ बनाए, मजबूती बनाए। जैसे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल्स का एक डेरा है, बसेरा है, उसी तरह के हालात दिल्ली में पैदा करना चाहते थे। आपको याद होगा 90s के दौर में मुंबई के भी बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने दिल्ली में पैर जमाने की कोशिश की थी, परंतु चूंकि वो लोकल नहीं थे इसलिए कामयाब नहीं हो पाए थे। परंतु ये जो तमाम गैंग्स जो अभी पिछले 8-10 साल के अंदर क्रॉप अप हुए हैं, बढ़कर निकलकर सामने आए हैं, उनकी तमाम की मॉडस ऑपरेंडी ये है क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ज्यादा हैं। वेदभूषण जी, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुंबई में गैंगस्टर का पूरा एक दौर देखा गया है, उस तरीके के दौर में खुद को शामिल करने की कोशिश यहाँ पहलवान सुशील कर रहा था। अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, आप लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं पहले दिन से। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि नीरज बवाना गिरोह के भी लोग पहलवान सुशील के साथ थे 4 मई की इस रात छत्रसाल स्टेडियम के बाहर। जी अनुराग, चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। पुलिस ने जो 4 बदमाश अभी गिरफ्तार किए, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो नीरज बवानिया गैंग से सब हीनियस क्राइम में है, मर्डर, हत्या की कोशिश, इस तरह के उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि सुशील पहलवान ने छत्रसाल स्टेडियम को, उनको जिम्मेदारी थी कि आप वहां से पहलवान तैयार करें, लेकिन इन्होंने बाउंसर्स की प्रोडक्टिविटी का अड्डा बना दिया था और वहां अपने एक तरीके से बाउंसर्स या बदमाश तैयार किए जा रहे थे। और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो यह भी पता चला कि जिन लोगों को नीरज बवानिया या काला जठेरी गैंग से एक्सटॉर्शन की कॉल आती थी, वो लोग सुशील कुमार से संपर्क करते थे। सुशील कुमार के क्योंकि बदमाशों से लिंक थे, इनके परिवार में इनका आना जाना हो चुका था, इनके फंक्शन में हो चुका था, पुलिस को उसके प्रमाण भी मिले हैं। तो उस वजह से सुशील कुमार उन संबंधों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते जा रहे थे और लोगों को लगता था कि अगर उन्हें कोई एक्सटॉर्शन कॉल आती है तो सुशील उनकी मदद करेंगे। कोई संपत्ति विवाद होता था, अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सामने आता था तो उसमें सुशील कुमार बढ़ते थे। उनके साथ जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है अजय बकरवाला, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती थी। तो ये सारी वजह है कि इनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही थी। कुछ शिकायतें पुलिस के पास पहुंची थी, मामले भी दर्ज होने के कगार पर पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से उनमें समझौता किया। कुछ पहलवानों ने भी शिकायत दी थी कि सुशील कुमार ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ राजनीति की, उनके साथ मारपीट की, इस तरह की शिकायतें आईपी स्टेट थाने में भी पहुंची थी। ऐसा एक लंबा इतिहास है। लेकिन जब ये मर्डर सामने आया, अवनीश, जो बात आप कह रहे हैं वही बात रेसलर सागर धनखड़ के चाचा भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल में सुशील नहीं चाहता था कि सागर धनखड़ सुशील से और आगे निकल सकें और बेहतर कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। इसी के चलते जो ईगो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई पहलवान सुशील में और उसका नतीजा रेसलर सागर धनखड़ की हत्या हो जाती है। नरेंद्र जी, जो बात आप कह रहे थे हमारे सहयोगी भी उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई पहलवानों ने इस तरीके की शिकायतें की थी। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया सर? हाँ जी, नरसिंह यादव, राणा का था, बहुतों का है जी, जो छत्रसाल छोड़ के अपने अलग अलग अपने कस्बे में चले गए। बहुत है ऐसे पहलवान। नरसिंह यादव तो मैंने उठाई था, एक वो राणा उठा था, उनका तो मुद्दा मैंने था ही। राणा को तो इसने पिटाई भी था, उसने केस भी दर्ज करवा रखा है। जी, आपकी कभी मुलाकात हुई पहलवान सुशील से और क्या आपको लगा कि ये व्यक्ति इस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि का है? जी, हमारी तो लगभग ही मुलाकात हो जाती थी जब भी हम दूध घी दे के आते थे जी, लगभग मिलता था भी सागर अच्छा लड़का है और अच्छा आपका नाम ऊंचा करेगा और विदेशों तक आपका काम करेगा।
नाम ऊंचा करेगा ये। आपको कभी शक कभी हुआ ऐसा कि एक लगा ही शख्स नहीं कि- जो एक तरफ देश का नाम रोशन कर रहा है, दूसरी तरफ अपना पूरा गैंग खड़ा कर रहा है, अपराधियों के साथ उसकी मिली भगत है, उसकी पत्ती है, जैसा दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारे साथ कह रहे हैं, उसकी पहले शिकायतें आती रही हैं? जी, शिकायत तो हमारे पास नहीं आई ना जी। हमें तो ये पता था कि सुशील इसका अच्छा कोच है। हमें तो पता होता कि हम सुशील ऐसा करेगा तो वहां से निकाल के लिए आते। तो बेहद अहम बात यहां पर रेसलर सागर धनखड़ के चाचा नरेंद्र धनखड़ ने भी साझा की हैं। वो पहचान रहे हैं साफ साफ कि इस वीडियो में पहलवान सुशील है और जो सहयोगी हमारे अवनीश लगातार इस पूरे मामले को कवर करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लैब से भी इस वीडियो की पुष्टि हो चुकी है। इस वीडियो में किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसीपी वेद प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में 20 सेकंड, इस वीडियो के बाद पहलवान सुशील की कानूनी मुश्किलें कितनी बढ़ने जा रही हैं, कितनी सजा? जैसा मैंने पहले बताया था, ये इतने अकाट्य सबूत हैं क्योंकि उनकी ना केवल प्रेजेंस है, उनके हाथ में एक डंडा है और वो अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जितने भी अभी तक 8 इसमें अरेस्ट हो चुकी हैं, जैसा अवनीश जी बता रहे थे, उन तमाम की कल्पेबिलिटी इसमें फिक्स होगी और ये बिल्कुल तय माना जाएगा कि मर्डर में ये बिल्कुल एक्टिव थे और इनका रोल था। इनको बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ना तो इनकी बेल हो पाएगी और ये सजा हो जाएंगे। जो इनकी ख्याति प्राप्ति और जितना इन्होंने सम्मान अर्जित किया था, देश का नाम रोशन किया था, आज तमाम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इनकी भर्त्सना की जा रही होगी, क्रिटिसाइज किया गया है। बिल्कुल वेद भूषण जी, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं और शायद इसी बात का एहसास, शायद अपनी गलती का, शायद अपने अपराध का एहसास यहां पर अब पहलवान सुशील को हो रहा है। इसीलिए वो फफक कर रो भी रहा है, वो गलती मान रहा है, वो कह रहा है कि मुझे किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन कानून के फंदे से बचना नामुमकिन है। वीडियो सामने आ चुका है जो दिखाया न्यूज नेशन ने लगातार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। तो हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। हरियाणा के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के ऐसे अजीबोगरीब केस आ रहे हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर भी हैरान हैं। ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें किसी मरीज को कभी कोरोना नहीं हुआ, तो किसी ने आज तक कोई स्टेरॉइड भी नहीं ली, किसी को डायबिटीज भी नहीं है, बावजूद इसके ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया। सवाल है कि क्या ब्लैक फंगस अब सामान्य लोगों को भी हो रहा है? इसी पर है आज का नेशन इन्वेस्टिगेशन। क्या किसी को बिना कोरोना हुए भी ब्लैक फंगस हो सकता है? जिन मरीजों को डायबिटीज नहीं है, क्या उन्हें ब्लैक फंगस अपना शिकार बना सकती है? क्या बिना लक्षण दिखे शरीर में ब्लैक फंगस की मौजूदगी हो सकती है? जिन्हें कभी न ऑक्सीजन लगी न स्टेरॉइड, क्या उन्हें ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा के फतेहाबाद से ब्लैक फंगस का ऐसा मामला सामने आया है जो डॉक्टरों के साथ साथ ब्लैक फंगस के इलाज में जुटे मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी हैरान परेशान कर रहा है। नाडोड़ी गांव में रहने वाले जागीर सिंह को 4 दिन पहले फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में दिखाया गया था। मरीज के चेहरे पर आंख के पास काले घेरे आ गए थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज को देखने के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि की। इसके बाद व्यक्ति को इलाज के लिए फतेहाबाद के हिसार अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया, लेकिन मरीज की मौत इलाज के दौरान घर पर ही हो गई। कल आया था हमारे पास एक मरीज पास के गांव से, तो वो उसकी कंडीशन वैसे ज़्यादा ख़राब थी। हमने एग्जामिन किया तो उसके ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। हमने उसकी हिस्ट्री ली डिटेल कि कोई शुगर वगैरह की, तो उन्होंने कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाई हुई थी शुगर की, न उनकी ऐसी स्थिति की कहीं स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाए हैं। कोरोना की रिपोर्ट 1 महीने पहले उन्होंने करवाई थी, वो नेगेटिव आई थी। न उनके ऐसे कोई सांस लेने में दिक्कत हुई कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो 13 के लगभग 13 तारीख के लगभग उनके जबड़े में दर्द हुआ था और फिर उन्होंने ओवर द काउंटर कोई पेन किलर ले ली, ठीक हो गया। उन्होंने बताया भी नहीं किसी को घर में। उसके बाद में 18 तारीख को उसके सूजन आ गई है आँख पे, चेहरे पे और मुंह के अंदर भी तालू है वो काला हो गया।
तो यहाँ पे मेरे पास 23 तारीख को आए थे सिविल हॉस्पिटल में। हमने एग्जामिन किया, हमने उसकी कंडीशन के बारे में तो बता दिया था, काफ़ी टॉक्सिक था वो। तो हो सकता है अंडर डायग्नोस हो, उन्होंने नहीं कराई हो, या कोई और डिजीज भी हो सकती है। डॉक्टरों के लिए हैरानी की बात यह है कि ना तो कभी मरीज कोरोना का शिकार हुआ और ना ही उन्हें किसी इलाज के दौरान स्टेरॉइड की डोज दी गई। डॉक्टरों ने जब मरीज की मेडिकल हिस्ट्री निकाली तो पता लगा कि पीड़ित कभी कोरोना पॉजिटिव भी नहीं हुआ, पीड़ित को डायबिटीज की दिक्कत भी नहीं थी, और तो और पीड़ित को कभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी नहीं रखा गया। बावजूद इसके वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस उन लोगों को अपना शिकार बना रहा है जो कोरोना से उबर चुके हैं या जिन्होंने कोरोना को मात दी और ठीक होकर घर लौट आए। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, उन पर ब्लैक फंगस के अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक फंगस ज्यादातर उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है और इसके चलते ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन में स्टडी हुई है, वो स्टडी में बिल्कुल क्लियर हुआ है कि कोविड ना होने पर भी कई मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिले हैं, और ये सिर्फ वहीं देखने को आ रहे हैं जहां इम्यूनिटी कमज़ोर है। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है, जहां कमज़ोर इम्यूनिटी वाला कोई शरीर मिलता है उस पर ये फंगस ये अपना अटैक करता है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को कभी कोरोना नहीं हुआ, जिन्हें डायबिटीज नहीं है, उन लोगों को ब्लैक फंगस अपना शिकार क्यों बना रहा है? हरियाणा में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं जिनमें ब्लैक फंगस के किसी मरीज को कोरोना नहीं हुआ तो किसी को डायबिटीज नहीं है। कई ऐसे मरीज मिले हैं जिन्होंने कभी स्टेरॉइड ही नहीं लिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। हरियाणा के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 413 मरीजों की डिटेल जानकारी हासिल की गई। इन मरीजों में 64 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें न तो कभी कोरोना हुआ है और 79 ऐसे मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज नहीं है। 110 मरीजों ने कभी स्टेरॉइड लिया ही नहीं और 213 मरीजों ने ऑक्सीजन सपोर्ट भी नहीं लिया, लेकिन बावजूद इसके वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए। दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल सर गंगाराम और लोकनायक अस्पताल के डॉक्टर बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस बीमारी तब भी होती थी जब कोरोना अस्तित्व में नहीं था। कोरोना काल में इसकी संख्या बेतहाशा बढ़ी और बीमारी को लेकर कॉम्प्लिकेशंस भी। 100 से ज़्यादा तरह के फंगस हैं जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है पहले से ही हमें पता था कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। पर जब से ये कोरोना के केसेस आए हैं तब से ब्लैक फंगस बहुत 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और हमने देखा है कि यदि किसी को कोरोना हुआ है और उसने स्टीरॉयड लिया है और यदि पेशेंट डायबिटीज़ है, ये 3 फैक्टर कोरोना प्लस डायबिटीज़ प्लस स्टीरॉयड यूज़, ये तीनों फैक्टर मिलके इस फंगस को जन्म दे रहे हैं। और अभी जो केसेस आ रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति यदि स्टीरॉयड ले रहा है तो वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए। ब्लैक फंगस जिसको मतलब जो मेडिकल टर्म है म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वो एक पोस्ट कोविड में, कोविड के टाइम पिछली वेव में भी देखा गया था। इस बार वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और ज़्यादा केसेस हो गए उसके, और उसका मुख्य कारण एक तो ये है कि इस बार केस ही बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हो रही है। ब्लैक फंगस बीमारी में जिस कॉम्प्लिकेशन और वेरिएशन की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल दिल्ली में ही सामने आया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 13 मई को 49 साल की एक महिला एडमिट हुई थी। कैंसर पीड़ित महिला को सर्जरी के 4 हफ्ते तक कीमोथेरेपी दी गई। हालांकि अस्पताल में जब महिला एडमिट हुई तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सीटी स्कैन से पता चला कि मरीज के पेट में हवा और तरल द्रव्य की मौजूदगी है। आंत से निकाले गए टुकड़े की बायोप्सी की गई तो आंतों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई। आंतों के अंदर खतरनाक फोड़े नुमा घाव मिले, जिसकी वजह से खाने की पाइपलाइन से लेकर छोटी आंत और बड़ी आंत में छेद हो गया। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि खाने की नली और छोटी आंत के साथ साथ बड़ी आंत में व्हाइट फंगस की मौजूदगी का ये शायद दुनिया का पहला केस होगा। हालांकि इलाज के बाद फिलहाल महिला की स्थिति में सुधार हो रहा है। गंगाराम अस्पताल में 2 हफ्ते पहले हमें एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको पहले कैंसर की सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी मिली थी और अब वो लूज मोशन और एब्डोमिनल पेन से एडमिट हुए। एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से जब दाखिल हुए तो हमें मिला कि उनके इंटेस्टाइन में लीक है। उसकी कंडीशन को सुधारने के बाद तुरंत सर्जरी की गई और सर्जरी में पूरी आंत में
जीई जंक्शन से, स्टमक और फूड पाइप के जंक्शन से पूरी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल्स मिले, परफोरेशंस मिले। कुछ दिनों पहले सूरत से भी ब्लैक फंगस का हैरान करने वाला मामला सामने आया था। सूरत में 28 साल के एक शख्स के दिमाग में ब्लैक फंगस डायग्नोज हुआ। हैरत की बात यह है कि शरीर में फंगस की मौजूदगी के बावजूद युवक में कोई लक्षण नहीं दिखे। कोरोना से संक्रमित युवक 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुआ। 4 मई को कोविड से ठीक होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। 8 मई को अचानक बेहोशी की हालत में उसे सूरत के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में मरीज के मस्तिष्क में गांठ दिखाई दी, लिहाजा मरीज का तत्काल ऑपरेशन किया गया। बायोप्सी करने के लिए सैंपल लैब में भेज दिया गया। तो ये मरीज़ को क्या था कि हफ्ते पहले हमारे पास जब आया था तो ऐसा था कि उसके हफ्ते पहले उसको कोविड था, कोविड से ट्रीट होके वो बाहर निकला था और पेशेंट अचानक से कोसंबा गांव में अचानक से वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही वो हमारे पास आया। जब वो यहाँ पे पहुँचा बेहोशी की हालत में आया हुआ था, तब उसका सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया। तो एमआरआई में ये देखने को मिल रहा था कि उसके दिमाग में सूजन है, काफ़ी सारी सूजन है। तो ये सूजन के देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे ट्यूमर की गांठ हो, या तो फिर खून का बड़ा धब्बा हो, या तो फिर क्लॉट हो, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इंफाक्ट बोलते हैं। जो साइन सिम्टम्स उसके देखने को मिल रहे थे, जो मरीज़ के चिन्ह थे, उसके हिसाब से ये लग रहा था कि उसको ऐसा कुछ म्यूकोरमाइकोसिस जैसा लग नहीं रहा था। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत पहले 2 दिनों तक स्थिर थी, फिर अचानक तबीयत बिगड़ी और कार्डियक अरेस्ट से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद बायोप्सी की जो रिपोर्ट आई उसे देखकर पूरी मेडिकल टीम हैरान है। रिपोर्ट में पाया गया कि मरीज म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित था। अमून मस्तिष्क में फंगस तीसरे स्टेज पर पहुंचता है, लेकिन मरीज में कोई लक्षण नहीं दिखा और वो बीमारी के तीसरे स्टेज में सीधे पहुंच गया। डॉक्टरों की माने तो अब तक ऐसा कोई भी मामला देश या दुनिया में देखने को नहीं मिला है। उनके जो एमआरआई वगैरह के रिव्यू किया उनके बाद ऐसा लगा कि या तो कोई इन्फेक्शियस पैथोलॉजी हो सकती है, या तो और कोई ट्यूमर है, इन्फाक्ट है, वो उन हिसाब से उसमें फाइंडिंग नहीं आ रहे थे। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनके वो सर्जरी करके अपने को बायोप्सी करनी पड़ेगी। इंट्रा ऑपरेटिव भी जो उनके फाइंडिंग थे वो जनरली ट्यूमर है, हेमरेज है, इन्फाक्ट है, उनमें जो फाइंडिंग मिलते हैं वैसे बिल्कुल फाइंडिंग नहीं के। उनका जो ब्रेन था एकदम थिक हो गया था, उनमें जो कंसिस्टेंसी नॉर्मल ब्रेन से डिफरेंट हो गई थी। हम लोगों ने उनकी बायोप्सी ली। बायोप्सी में रिपोर्ट आया तो म्यूकोरमाइकोसिस आया। मतलब ये कि कोरोना के वायरस की तरह ब्लैक फंगस के लक्षण और शरीर में बीमारी के घर करने का दायरा भी बढ़ रहा है, जो मरीजों की जान पर खतरा कई गुना बढ़ा रहा है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार और सूरत से आनंद पाठक के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना से मौत पर अलग अलग राज्यों में मुआवजे का ऐलान हो रहा है और इस बीच नगर निगम के दफ्तरों पर उन लोगों की कतारें लग रही हैं जिन्होंने कोरोना से अपनों को खोया है। अपनों का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जिनके परिजनों की मौत कोरोना से हुई, लेकिन जो डेथ सर्टिफिकेट मिला उस पर कोरोना से मौत का कोई जिक्र तक नहीं है। जब सांसें चल रही थीं, तब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। घर पर इलाज के लिए भी परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। और जब वो कोरोना से जंग हार गए, तब डेथ सर्टिफिकेट बनवाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। देश के शहर शहर में अब वो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं जिनके परिजनों की सांसें कोरोना ने छीन ली। नगर निगम के दफ्तरों में अब उन लोगों की लाइनें लग रही हैं जिनके अपने कोरोना की जंग हार गए। जीते जी मुकम्मल इलाज नहीं मिला और अब मरने के बाद परिजनों के सामने डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने की चुनौती है। डेथ सर्टिफिकेट की चुनौती गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। गाजियाबाद के नगर निगम दफ्तर में इन दिनों वो लोग डेथ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच रहे हैं जिनके अपनों को कोरोना ने उनसे दूर कर दिया। इस कोविड महामारी ने हर किसी ने अपने किसी न किसी को खोया है और हर कदम पर इस महामारी में उन्होंने किसी न किसी परेशानी को झेला है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो या फिर हॉस्पिटल में बेड को लेकर हो। अब जो ये कतार आप देख रहे हैं ये है डेथ सर्टिफिकेट के लिए। जिन लोगों की डेथ हुई है वो सर्टिफिकेट लेने के लिए नगर निगम गाजियाबाद पहुंचे हैं, जो नगर निगम एरिया के अंदर जिनका अंतिम संस्कार किया गया है। ये लाइन यहाँ लगी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ इनको आ रही हैं या किस तरह से यहाँ को लोगों को टैकल किया जा रहा है, उसके बारे में हम इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे भी। सबसे पहले जो यहाँ पर सीनियर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर किस तरह से नगर निगम टैकल कर रहा है? चाहूँगा नगर निगम का जैसे एक ये ऑफिस है वैसे एक ऑफिस वसुंधरा में भी है, वसुंधरा गाजियाबाद में। तो हमें हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। ऑफिस खुला हुआ है, स्टाफ है,
लेकिन जिनसे हमें डेथ सर्टिफिकेट लेना है वो भाई साहब नदारद हैं। उनका किसी तरीके से नंबर लिया, कहते जी यहाँ तो सबको कोरोना हुआ गया और हम तो 15 दिन के बाद आएंगे, आप गाजियाबाद पता करो। नगर निगम के दफ्तर आए कुछ लोगों से जब न्यूज नेशन रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई ऑप्शन तक नहीं मिल रहा, जिसके चलते उन्हें महामारी के बीच नगर निगम के दफ्तर में आना पड़ रहा है। डेथ सर्टिफिकेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन। जो 21 दिन वाली व्यवस्था है, अगर किसी वजह से मैं 3 दिन पीछे रह गया तो 21 दिन अगर आपको हुए हैं ऑनलाइन तो आप कर सकते हो। अगर 21 दिन से पीछे हुए आप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको मालूम होगा, तो कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि नगर निगम से होता है। आवेदनकर्ताओं की लाइन में हमें ये बुजुर्ग भी मिले जिन्होंने महामारी में अपना 22 साल का जवान बेटा खोया। अब चुनौती उसके डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने की है। लड़का मेरा पहली दफा आया, वो 20-22 साल का था, वही मेरा करने वाला था बच्चा। कोविड की वजह से? कोविड की वजह से 5-4 दिन हुए, 22 तारीख को हुआ था यहाँ से। हालांकि निगम के कर्मचारियों का दावा है कि कोरोना से जितनी भी मौतें जिले में हो रही हैं, उन सब का रिकॉर्ड ऑनलाइन ही है। जो लोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। जी हमारे पास ये कॉलम दिया गया और इसके अंदर बीमारी का कारण, तो इसके अंदर कोई भी आप जो से हार्ट अटैक है या कोरोना से संबंधित है या अचानक बीमार हो गया मरा है तो उससे संबंधित सब इसमें कॉलम दिया हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट में ऐसा कोई कॉलम दिया है कि हम उसमें कोरोना लिख दें। हाँ, ये सर्टिफिकेट है इसका, इसके अंदर ये है ये सर्टिफिकेट। इसमें कोई कॉलम ऐसा नहीं है? इसमें कोई कॉलम नहीं है, भारत सरकार का है, ये बना हुआ है। डेथ सर्टिफिकेट की चुनौती, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी से वाराणसी में कितने लोगों की मौत हुई, इसका ठीक आंकड़ा वाराणसी के नगर निगम कार्यालय को भी नहीं है। निगम कार्यालय के पास न तो कोरोना से मौत की संख्या उपलब्ध है और न ही इसका कोई डेटा। वाराणसी नगर निगम का ये जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का कार्यालय है, जहां पर लगातार जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है। हम यहां पर पहुंचे थे ये जानने के लिए कि आखिर कोविड से कितने मरीजों की मौत मार्च से मई महीने तक हुई है। तो जो जानकारी हमें दी गई उसके अनुसार वाराणसी नगर निगम के पास कोविड से मृत्यु की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, बल्कि इसकी जानकारी इन्हें नहीं है कि कोविड से कितने मरीजों की मौत हुई और आम बीमारी से या फिर दुर्घटना से कितने लोगों की मौत हुई। मौत का पूरा आंकड़ा तो है इनके पास, पर इनके पास कोविड से जिनकी मौत हुई उनका एक्चुअल कोई डाटाबेस नहीं है। वाराणसी में पिछले साल की तुलना में इस साल मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा हो गया है। बावजूद इसके वाराणसी नगर निगम के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के रजिस्ट्रार के मुताबिक कोरोना संक्रमण से जिले में कितने मरीजों की मौत हुई उसका कोई आंकड़ा निगम कार्यालय के पास है ही नहीं। तो मार्च अप्रैल मई इधर तो काफ़ी ज़्यादा, जो करीब 250 से 300 पर डे इसका मृत्यु का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।